हवस ज़दा जिनजाद, एक ऐसा जिन जो खूबसूरत इंसानी लड़कियों से अपनी हुस्न का शिकार बनाता है, अपनी दुनिया में ले जाकर बाद में मार देता है। पारो समेत पूरा खानदान आज अपने गांव आया था। पारो और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थी। पारो बे इंतहा खूबसूरत थी। पारो के ताया गांव में जमीनों की देखभाल करते। उनका एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की थी। पारो के ताया ने जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। इस झील के बारे में एक दास्तां मशहूर थी। यहाँ परीजाद आते हैं। परियों को तो बहुत से लोगों ने देखा भी था। एक कहानी ये भी लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाले परीजाद उनको अगर कोई पसंद आ जाए तो वो इन्हीं साथ ही ले जाते हैं और फिर उनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के सकत पानी को देखते हुए सबको दास्तान सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी किसी दिन सच में कोई परीजाद आपके सामने आ गया ना तो आपको लग पता जाएगा। ये ना हर वक्त ऐसे ही बातें करती रहती है, उसकी बातों को इतना ज्यादा संजीदा मत लिया करो लड़कियों। उठो आओ तुम सबको जमीनों पर लेकर चलते हैं। आलिया सब लड़कियों के साथ जमीनों की तरफ चली गई। पारो ने उस वक्त अपने बाल खोल रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर पारो को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं और अभी पारो को ऐसा लग रहा था जैसे इसका जिस्म कांप रहा हो। दिन 4 बजे का वक्त था और धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक गांव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता था। ये मंजर बड़ा सेहर अंगेज था। पारो की आंखें जाती धूप के साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर इसकी आंखों का रंग कानच जैसा सब्ज हो जाता। इसकी आंखें इसकी खासियत थी। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा उनके घर आए थे। बाबा जी ने जैसे ही पारो को देखा था इसका नाम तजवीज़ कर दिया था पारो। वो बाबा पारो के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे, फिर एक दिन वो उनके घर आए और एक अजीब बात कही। अपनी बेटी को कभी अपने गांव ना ले जाना। इसकी लकीरों में एक अजीब दास्तान है, जो पूरी हो गई तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़े होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी, इसकी बहुत हिफाजत करना, इतनी खूबसूरती इसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। इस दिन के बाद वो बाबा जी कभी पारो के वालिद को नहीं मिले। पारो सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। इसकी उम्र 20 बरस थी और ये कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स के पेपर देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत लंबे और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो उसके हाथ सुर्ख हो जाते थे। इसकी वालिदा एक ही बात कहती थी कि न जाने उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी, ये तो इतनी नाजुक पे जरा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसे सुनहरी बालों वाली पारो अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो इससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में बेइंतहा फर्क था। पारो बात बात पर परेशान हो जाती थी, जबकि तहरीम बहुत तेज दिमाग रखती थी। पारो शाइस्ता अपनी कजिन के साथ झील के पास थी। शाइस्ता को कोई काम था, वैसे भी थोड़ी देर में इन्होंने यहाँ से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से और झील पर परीजाद आते हैं। पारो बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी, जो नीले रंग का था। पारो को शाइस्ता बुलाने के लिए आई। झील पर सैर करते हुए पारो को अजीब सा एहसास हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और इसके कंधे पर हाथ रखा। चल छोटी, घर चलें। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका उस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा आप जाएं, आती हूँ मैं, मेरी कुछ चीजें रह गई हैं पीछे। अच्छा जल्दी आ जा। पारो पीछे मुड़ी और अपनी चीजें उठाने गई। झील के पास आते ही उसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। पारो अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो डर के चौंक गई। कोई झील में नहा रहा था। इसकी आंखें लटक रही। पारो उस शख्स को देख रही थी जिसके वजूद से उस वक्त यही जाहिर हो रहा था जैसे ये कोई वहशी है। पारक न जाने क्यों खड़ी हो गई। पारो के हाथ में उठाया हुआ बैग नीचे गिरा। तैरते शख्स ने पीछे मुड़कर देखा। पारो उसी लम्हे साकत हो गई, क्योंकि मैरून रंग आंखें इसने जिंदगी में पहली बार देखी थी और वो बहुत वहशी था, खूबसूरत जिंदगी को उजाड़ देता था। पारो ने उस शख्स को देखा, मगर फिर चकरा कर झील में ही गिरी। पानी में गिर जाने के बाद उसे होश नहीं रहा। ये शख्स तैरता हुआ पारो तक आया और उसे ऊपर किया। पारो का चेहरा देखकर ये शख्स हैरान रह गया। कोई इतना खूबसूरत भी होता है। बेहोश पारो के चेहरे पर हाथ फेराते हुए उस शख्स ने एक अजीब एहसास महसूस किया। उसी लम्हे इसके पास एक हैवला नमूदार हुआ। सरदार वापस चलें। क्यों? बादशाह ने आपको याद किया है और ये इंसान आपके पास किया कर रही है।
तुम्हें इससे मतलब? ये शख्स पारो समेत झील से बाहर आया। जाना जरूरी था मगर इसका दिल बगावत पर उतर आया। इस परी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था ये। आखिर उसने पारो को उठाया और साथ लिया। सरदार एक इंसान, हैवला गायब होने से पहले बोला। शहजादी कहो उसे, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो मेरी होती है। ये शख्स पारो को इसकी दुनिया से बहुत दूर ले गया। शाइस्ता जो पारो की तरफ आ रही थी, इसकी चीखें बुलंद हुई। अब्बू जी, किया होगा शाइस्ता, क्यों शोर मचा रखा है जैसे कोई जिन देख लिया हो तुमने। वो हमारी पारू को कोई उठाकर ले जा रहा था, वो गायब हो गया। किया कह रही है लड़की, तेरा दिमाग चल गया है दास्तानों को सुन सुनकर। नहीं अब्बू जी, मेरे सामने पारो गायब हुई। आलिया और तहरीम भी आ गई जो फौरा झील के पास गई। यहाँ बैग पड़ा हवा था और कुछ दीगर चीजें, मगर पारो नहीं थी, ना पारो का नाम वाओ निशान। 2 मिनट पहले मैंने पारो को यहाँ ही देखा था। आलिया के भी पैसने छूट गए। एक बाबा कहीं से उनके सामने आया। कहा था ना मत तन्हा छोड़ना अपनी बेटी को। उसके हाथों में लिखी हुई दास्तान पूरी हो जाएगी अब। तुम नहीं जानते थे किया कि तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है, वो इसे ले गया है अपनी दुनिया में और अब वो इस दुनिया में नहीं है। किया कह रहे हो तुम, हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है। ताया जान जैसे ही आगे आए ये बाबा गायब हो गया। सब लड़कियों की चीखें निकल गई। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद पारो को इस लंबे से वहशी आदमी के पास देखा था और इसकी आंखें बाहर लटक रही थी और दांत भी निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था पारो बेहोश है। ताया जान को तो इस लम्हे कुछ समझ ना आया। पारो नदी में तो नहीं गिर गई ना अब्बू? आलिया ने अपने दिल की बात कही। ताया जान ने यख ठंडे पानी में छलांग लगाई और अपनी भतीजी को ढूंढने लगे, मगर वो होती तो मिलती। वो असको अपने कंधे पर उठाए अपनी दुनिया में ले आया। सरदार ये परी अपको कहाँ से मिली? बहुत अरसे से कोई अच्छी चीज नहीं मिली खाने को। जिब्रान ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे सख्त गुस्सा आया, इस नौकर को मार डाला। इसे मैं अपनी मलका बनाऊंगा। तुम सब सुन लो और इसका ख्याल रखना। लेकिन उसे पता नहीं था कि शहजादा सिप्तैन उसे देख रहा है। जिब्रान एक ताकतवर और वहशी था, जिसने कई परियों और इंसानी जिंदगियां खत्म की। जिब्रान सुल्तान आलीशार का पोलियो था जो इसकी वजह से मासूमों पर जुल्म करता था। वो पारो को एक गार में ले गया और इसके कपड़े उतारने वाला था कि शहजादा सिप्तैन ने पीछे से वार करके जिब्रान को बेहोश कर दिया और पारो को अपने साथ ले गया। शहजादा सिप्तैन पारो को अपनी बाहों में उठाए महल में दाखिल हवा। सब शोर करने लगे, शहजादा ये किसको अपने साथ लाया है? ये आवाज मलका के कानों में पड़ी। माजरत बादशाह, सलामत में आती हूँ। मुझे इजाजत दी, कुछ जरूरी उमूर आ गया हैं। बिल्कुल मलका, आप जाएं। मलका फौरा शहजादे के कमरे की तरफ चली गई। मलका जैसी ही शहजादे सिप्तैन के कमरे में आई, इन्हीं बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई नजर आई और इस पर शहजादे सिप्तैन झुके हुए थे। शहजादे शायद उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। शहजादे, मलका की आवाज कमरे में गूंजी। शहजादे ने मुड़कर अपनी वालिदा को देखा जो इस लड़की को शहजादे के कमरे में देखकर सख्त बरहम हुई। शहजादा बेड से उठा और मलका के सामने झुका। मलका हमेशा इन्हीं प्यार से बुलाती थी और सर पर हाथ फेरती, मगर आज मलका उनसे शायद बरहम थी। ये सब किया है शहजादे? ये आप किसको ले आए हैं? आप किया महल के उसूलों से वाकिफ नहीं कि यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता, और वो भी बिना बादशाह की इजाजत के। हम माफी चाहते हैं वालिदा, मगर ये कोई इंसानी लड़की है, ये मुझे जिब्रान के पास मिली है। मैंने जिब्रान को जहां रसीद कर दिया। ये किया सिप्तैन, तुमने जिब्रान को मार डाला और आलीशार हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, और हमने इन्हें अपने महल की शहजादी के तौर पर चुना है। हमारे महल की अगली शहजादी हैं ये। किया आपने इतना बड़ा फैसला हमारी इजाजत के बगैर ले लिया? शहजादे को पीछे छोड़कर मलका जैसे ही बेड के पास आई, ये पारो की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। मगर पारो की नाजुक मिजाजी और खूबसूरती ने इन्हें एक बात समझने पर मजबूर कर दिया जो ये नहीं समझना चाहती थी। इंसान एक इंसान, आप एक इंसान को हमारी दुनिया में ले आए हैं। आप जानते हैं इंसान और हम एक दूसरे की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते, इसके बावजूद आप एक इंसान को हमारे महल ले आए। मैं नहीं लाया, मैंने तो इसकी जिंदगी बचाई इस हुसी और वहशी जिब्रान से। वो तो ठीक है, अब आलीशार के गजब से अपने अपकू और महल को बचाना। मैं हिफाजत करूँगा महल की और उस लड़की की। और ये हमें अच्छी लगी मलका, और आपने ही कहा था कि ये हम फैसला करेंगे कि हमें किससे शादी करनी है, तो हम अपनी पसंद ले आए। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है शहजादे सिप्तैन।
ये तो यहाँ की दुनिया ही देखकर खौफ से मर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मलका, हम खुद इन्हें इस दुनिया के उसूल सिखाएंगे। हम उनसे निकाह करना चाहते हैं। ये होश में आएंगी तो हम चाहते कि आप बादशाह सलामत से बात करें हमारे निकाह की। आप अपनी हरकत का नतीजा जानते हैं शहजादे। तख्त पर बैठने वाला आपका बच्चा होगा, और अगर आपने इंसान से शादी कर ली तो आने वाले वक्त का कुछ पता है आपको? हमें कुछ नहीं पता वालिदा, हमें अपनी शहजादी के तौर पर यही चाहें। आप बादशाह से बात करें। आप अपने साथ साथ इस मासूम पर भी जुल्म कर रहे हैं। जब आलिशार को पता चलेगा कि तुमने जिब्रान को मार डाला और इससे ये लड़की छीनी है। नहीं वालिदा, मैं आलिशार से भी लड़ूंगा, और फिर ये भी ठीक हो जाएंगी। आपका प्यार उनके लिए कैद होगा जो इन्हीं सब चीज़ों से दूर ले जाएगा। ये परिजाद नहीं इंसान हैं और नरमी की आदि, ये आपके साथ आने वाली किसी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम उनकी हिफाजत कर लेंगे वालिदा, आप हमें बादशाह की इजाज़त ले दें। अलामत वावन। मलका मजबूर होकर उठी मगर जाने से पहले पीछे मुड़कर बोली, इन्हीं मेहमान खाने पहुंचा दें, आपके निकाह के बाद ये आपके कमरे पर हक रख पाएंगी शहजादे। जी वालिदा। महल में खबर फैल गई कि एक इंसान इनके दरमियान है। बादशाह सलामत उस वक्त अपने तख्त पर बैठे हुए थे। मलका उनके पास आई और अपने तख्त पर बैठी गई। बादशाह सलामत, हमने आपसे कुछ बात करनी है। आपको इजाजत की जरूरत कब से पड़ गई मलका? अकेले में बात कर सकते हैं क्या हम आपसे? अलामत वावन। क्यों नहीं मलका, दरबार को खाली किया जाए। अगला दरबार कल सुबह लगेगा। सब लोग बाहर चले गए। इस शाही कमरे में सिर्फ मलका और बादशाह शहरीर रह गए थे। आपके बेटे को अपने लिए शहजादी पसंद आ गई है शहरीर। बादशाह ने अपनी मलका को देखा, फिर खुश होकर बोले, कौन है वो जो हमारे बेटे की पसंद है? अलामत वावन। एक इंसान है शहरीर, बहुत मासूम। आपका बेटा उसे जिब्रान की कैद से छुड़ा कर ले आया, जिसे जिब्रान ने इसे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले आया था। बादशाह शहरीर फौरा अपनी जगह से खड़े हुए। ये आप क्या कह रही हैं मलका? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको यकीन नहीं आता तो मेहमान खाने में हमने इस इंसान को ठहराया है। बादशाह फौरा से मलका के साथ मेहमान खाने चले गए। ये कैसा नरम एहसास है जो मुझे हो रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे फूल और तितलियां हों? शायद मेरा ख्याल है, लेकिन ये मेरा ख्याल कैसे हो सकता है? सुनो लड़की, मुझे ये आवाज आ रही थी नजदीक से, जैसे कोई बहुत पास हो। जब मेरी आंख मुकम्मल तौर पर खली तो मैंने खुद को एक बिस्तर पर पाया। ये बिस्तर मेरे गांव वाले घर का तो नहीं था। मेरे साथ ही एक औरत बैठी थी जो कुछ गीला गीला मेरे सर पर रख रही थी। आप डरो मत, हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने ऐसी औरत अपने गांव में तो नहीं देखी थी। सफेद मोतियों वाला लिबास पहने चमकते हुए चेहरे वाली ये औरत मेरा सर सहला रही थी। इसकी आंखें मैरून से रंग की थी, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। मगर जब इस औरत ने दोबारा कपड़े की मदद से मेरे सर पर कुछ ठंडा सा लगाया तो मुझे इल्म हुआ ये ख्वाब नहीं हकीकत है। उसी लम्हे में फौरा से बिस्तर से उठी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी तितलियां उड़ी और दूर जाकर बैठ गई। मैं चलते हुए थोड़ा आगे आई तो सामने दरवाजा था जिसके पास फूल और खूबसूरत आबिशार थे। मैं कहूँ हूँ, मैं तो झील में थी। आप हमारी दुनिया में ही परियों की दुनिया। मैं परस्तान, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खिला जो पिछली तरफ था। अंदर एक 50 साला आदमी आया जिसने भूरे रंग की शाही सादी सी पोशाक पहनी हुई थी। इसकी पोशाक के साथ सर पर एक ताज था। साथ में एक औरत थी जिसने सफेद रंग का शाही तर्ज का फराक पहना हुआ था। सर पर दुपट्टे के साथ ताज था। मेरे सामने जो औरत थी वो उन दोनों के सामने झपकी। सलाम मलका और बादशाह सलामत। तुम जाओ, ये कमरा खाली करो, हम इस इंसान से अकेले में बात करना चाहते हैं। मैंने उस शख्स को देखा जिसे ये औरत जो मुलाजिमा थी बादशाह कह रही थी। उसकी आवाज में एक रोब था। मुलाजिमा के जाने के बाद मैंने खुद पर नजर की। मैंने घर वाले सफेद कपड़े पहन रखे थे मगर मेरे सर पर इस लम्हे डूबता था। तो आप हो वो इंसान जो मेरे बेटे को अच्छी लगी है। मैं उनके लफ्जों को सुनकर हैरान हो गई। मुझे याद था तो इतना कि एक शख्स को देखा था झील में, मैंने इसकी आंखें और दांत बाहर को निकले हुए थे। इसके बाद मैं झील में गिरी थी। ये अजीब से जगह थी। देखी सर, मैं आपको नहीं जानती। ये जरूर कोई मजाक है ना मेरे साथ बहुत बड़ा। आप कौन हैं, मुझे सच बता दें, और मुझे यहाँ क्यों रखा है? आप हमारी रियासत में हैं और हमारे बेटे शहजादे सिप्तन को आप भा गई।
वो आपको जिब्रान के कब्जे से छुड़ा लाया। वो जिब्रान बहुत खतरनाक जिन है जिसने हमारी जिंदगी खराब की हुई है, और मेरे बेटे ने आपकी खातिर खुद की और हमारी जिंदगी खतरे में डाल दी। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं भला, मैं अपनी दुनिया से दूर कैसे हो सकती हूँ? आप मजाक मत करें मेरे साथ सर। सफ़ेद कपड़ों वाली औरत मेरे नज़दीक आई और मेरे सर पर हाथ फेरा। हम जानते हैं आपके लिए इस बात का एतबार मुश्किल है, मगर आप उस वक्त हमारी दुनिया में ही। हम एक परी हैं और यह इस सल्तनत की मलका। मुझे उनकी बात अब भी मजाक लगी। बादशाह जहनी सब बादशाह ही कह रहे, वो बोले। हमारे यहाँ कभी किसी इंसान के साथ किसी शहजादे ने शादी नहीं की, मगर सालों पहले हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे, वो न जाने कहाँ चले गए। वो कहा करते थे कि हमारे बेटे की किस्मत में एक दास्तान है, हमारा बेटा किसी के इश्क में मुब्तला होगा, मगर शहजादी हमारी दुनिया की नहीं होगी। हम मजाक समझते थे, मगर आपको देखकर इल्म हुआ कि ये सब सच है। बाबा, ये किस बाबा का जिक्र कर रहे जो मेरे बचपन में आया था और मेरे बारे में उसने मामा बाबा को बताया था? शायद ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मजाक। आप लोगों की किसी बात को नहीं मानती मैं। ये सब बातें झूठ हैं। इधर जिब्रान को होश आया, वो जोर जोर से चलाने लगा। शहजादा सिप्तन, तुमने मुझसे दुश्मनी की जिब्रान से, वो भी एक इंसानी लड़की की खातिर। तुम्हारे सामने उसे अपनी हुस का शिकार बनाऊंगा। लोगों की कैसी बात को नहीं मानती मैं। ये सब बातें झूठ हैं। मलका जहनी बादशाह ने मुखातिब किया, मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली। हमारे यहाँ रस्म है, जिसको शहजादे अपनी शहजादी के तौर पर कबूल करते हैं उसे हमारे खानदान में आना होता है। हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो अपकू जिब्रान की कैद से छुड़ा कर खुद पसंद करेगा। मलका, आप इन्हें समझा दें, ये हमारे बेटे की पसंद ही तो हमें भी कबूल हैं। हम इस शादी के लिए कभी ना मानते, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि शहजादे ने इन्हें चुन लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप निकाह की तैयारी करें और इन्हें भी समझा दें। मेरे सामने ये सब किया हो रहा था। बादशाह बात करके बाहर चले गए। मलका ने मेरा हाथ थामा। मैं उस वक्त सकते में थी। मैंने मलका से हाथ छड़ा और उठने की कोशिश की। मलका की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इस सब का कोई फायदा नहीं मेरी जान। अब आपको यहाँ ही रहना है बेटा। हमारा बेटा जब आपको लाया था, वो जिब्रान आपके साथ हुस पूरी करता, इसके बाद ख़त्म कर देता अपकू। तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि इस हरकत की वजह से, मगर हम क्या कर सकते हैं। आप शहजादे सिप्तन की शहजादी हैं, यानी उनके साथ तख्त पर मलका के तौर पर बैठेंगी आप मुस्तकबिल में। देखिए, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें। मेरे वालिदैन मुंतजिर हूं के वो मुझे ना पाकर परेशान हो जाता है। आपके बेटे को मैं नहीं जानती और ना ही ऐसी किसी दुनिया पर यकीन है मुझे। मेरा लहजा मजबूत था। मलका ने मेरे हाथ थाम लिया और मुझे प्यार से समझाया। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूंगी कि तुम यकीन करो ना करो, मगर ये भी एक दुनिया है। देखो, हम भी तुम्हारे तरह ही हैं, मगर कुछ फर्क है हम में। तुम हमारे खानदान में शामिल होने वाली पहली इंसान हो जो शहजादी बनोगी। अगर तुम्हें छोड़ भी दी तो वो जिब्रान अपकू छूरने वाला नहीं। निकाह कर लो शहजादे से, फिर कहूंगी कि वो तुम्हें हो सके तो तुम्हारे दुनिया में ले जाए। आप सच में मुझे यहाँ से निकालेंगी? मलका ने न जाने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया। मलका की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। इस महल में जो लड़की शहजादी बन जाती है, फिर इसकी जिंदगी इसके शहजादे के मुताबिक होती है। वो बादशाह के साथ इसके दरबार में बैठती है, उसके साथ लोगों के हर काम करती है, मगर दरहकीकत वो शहजादे या बादशाह की मोहब्बत में कैद कर ली जाती है। हमारे यहाँ मोहब्बत बहुत अहम मानी जाती। जो शहजादी शहजादे की पसंद होती है, इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता सिवाय शहजादे के। वो सिर्फ शहजादे का कहना मानती है, बाकी सब इसके हुक्म को मानते हैं। मेरी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। देखिए, आप इतनी अच्छी हैं, आप मुझे जाने दी ना। मैं किसी को इस दुनिया के बारे में नहीं बताऊंगी। आप बता भी दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके बेटे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरा बेटा। यहाँ हुक्म बादशाह का चलता है, वो हुक्म देकर जा चुके हैं। आप मान जाओ, मैं शहजादे से बात करूंगी। मैंने न जाने क्यों इन गैर लोगों में एक मेहरबान पर एतबार कर लिया। मलका मेरे पास से उठ गई। मलका शहजादे सिप्तन के पास गई। सिप्तन, आपके बाबा ने निकाह की इजाजत दे दी है, पर शहजादी राजी नहीं, इसकी इतनी जुरात। हम मगर एक शर्त पर। मानेगी कि उसे कहो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगा। शहजादे सिप्तन ने अपनी मां की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर हंसने लगा। हम इन्हें ले जाएंगे, मगर अभी नहीं।
जब हमें मुकम्मल तौर पर एतबार हो जाएगा कि वो अब हमारी हैं और हमें हमारी दुनिया समेत कबूल कर चुकी हैं, तब हम इन्हें ले जाएंगे। अलामत वावन, तुम पागल हो, वो इंसान ही तुम्हें मारे डालेंगे। मोहब्बत करते हैं ना जिससे, उसे इश्क के जिंदानों में कैद नहीं करते। हम अगर किसी चीज़ को बहुत मजबूती से थामते हैं तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अरसा नहीं रह पाती, शहजादा बोला। हम जानते हैं वालिदा, और मुस्तकबिल के हुक्मरान होने की हैसियत से हमने अपनी मलका का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो एक बहुत अच्छी मलका साबित होंगी। मगर शहजादे, एक बात याद रखेगा, वो जिब्रान और आलिशार तुम्हारे साथ हमें मार डालेंगे, और बात यह है कि अगर अच्छी मलका साबित हो भी गई तो एक अच्छी मियाँ बीवी साबित नहीं हो पाएगी। हमने इन्हें जिस नज़र से देखा है आप वो नहीं जानती वालिदा। और रही बात आलिशार की, तो उसे मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा। पारो की आंखों की चमक बताती है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही बनी हैं। हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ बहुत जल्द रहना सीख जाएंगी, और आप इस बात की उम्मीद रखिए कि हम कभी उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि तुम इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आओगी। ठीक है वालिदा, अब हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहते हैं। मलका जा चुकी थी। शहजादे सुल्तान खिड़की के पास आए और बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने लगे। शहजादे सिप्तैन को जिंदगी में कभी किसी को देखकर वो एहसास नहीं हुआ था जो एहसास इन्हें पारो के साथ होने से हुआ था। शायद इन दोनों का साथ बहुत अरसे पहले का था। शहजादे सिप्तैन जो करने जा रहे थे इसके मुस्तकबिल के बारे में वो नहीं जानते थे, मगर इन्हें उम्मीद थी कि ये दुरुस्त हैं। पारो के चले जाने के बाद गांव में लोगों ने बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ना जाने पारो कहाँ चली गई है। कुछ ये भी कह रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया है। तो कुछ बोल रहे थे किसी के साथ भाग गई है। भाई साहब, आप लोगों के साथ मेरी बची गई थी, मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं खुद नहीं जानता। हमारे सामने ही थी, इस लम्हे में ना जाने कहीं चली गई वो। हमारे सामने ही वो गायब हो गई। मैंने इसे झील में भी देखा मगर झील में भी नहीं थी। भाई साहब, मेरी बहुत लाडली बची है वो, हमने उसे आज तक एक खराश भी आने नहीं दी। वो तो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, ना जाने कैसी होगी अब। अलामत वावन, तुम परेशान मत हो, मुझे उम्मीद है वो जहाँ भी होंगी अच्छी होगी। मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ, वो शायद हमें हमारी पारो के बारे में कुछ बता पाए। तो उसके पास ले जाइए ना हमें। भाई साहब, आपको पहले बताना चाहिए था। चलें इसके पास जल्द से जल्द, मुझे लेकर जाएं। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बेटी को वापस ले आएं। पारो के वालिद अपने भाई के सामने बैठे अपनी लाडली बेटी को याद कर रहे थे। सब जगह देखा था उसे, मगर कहीं इसका नाम वाओ निशान नहीं था। तहरीम अपनी रोती हुई मुंह के पास बैठी हुई थी, जिनको सब्र ही नहीं आ रहा था। चची, थोड़ा सा खाना खा लें। आलिया भाभी पारो की वालिदा के आगे खाना रखते हुए बोली। हाय, कैसे खा लूं मैं आलिया। मेरी बच्ची कोई सख्त चीज हाथों से नहीं उठाती थी, न जाने खाना खाया होगा या नहीं। मुझे मेरी बेटी ला दो आलिया। बस करें चची, थोड़ा सब्र करें। हमसे गलती हो गई भाभी, हमें इस झील पर जाना ही नहीं चाहिए था। तहरीम, हमें थोड़ी ना इल्म था कि ये सब हो जाएगा। बस अब दुआ करो पारो जहाँ हो ठीक हो। ये सब नहीं जानते थे कि शायद अब कभी उनकी मुलाकात अपनी बेटी से हो। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। निकाह का सामान आ चुका था। पारो बिस्तर पर खामोश बैठी थी। इसे महसूस हो जैसे बहुत सारी तितलियां इसके पास आई हो। ये उठ दरवाजे के सामने बने आबशार के पास आई, जिसके अंदर और बाहर तितलियों का ढेर था। पारो अगर आम हालात में ऐसी जगह पर आती तो बहुत ज्यादा खुश होती। इसे अजीब सी बेचैनी थी कि न जाने क्या होगा। बहुत जल्द मैं आपके और बाबा के पास मौजूद होंगी मां। मुझे उम्मीद है ये एक ख्वाब है जिससे बहुत जल्द मैं जागने वाली हूँ और आप सबके दरमियान मौजूद होंगी। इधर जिब्रान आलिशार के पास गया। सरदार गजब हो गया। जो लड़की मैंने आपके लिए लाई थी, वो शहजादे सिप्तैन ने पीछे से वार करके मुझे बेहोश कर दिया और वो लड़की अपने साथ ले गया। पता नहीं क्या करेगा इसके साथ। आलिशार को बहुत गुस्सा आया। उसने जिब्रान पर अपने मुंह से आग निकाली, जिससे जिब्रान जलकर गिर गया। एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकते। सिप्तैन तुझे नहीं छोड़ोगा। सुल्तान आलिशार आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने बादशाह की रियासत में आए थे। उनका हुक्म यहाँ की तमाम रियासतों में चलता था जहाँ परियों और परीजाद रहते थे। आलिशार की अपनी रियासत थी, मगर जब सब रियासतें बैठती तो उनका हुक्म माना जाता।
था। उनकी उम्र 45 के करीब थी, मगर इन्हें अपनी रानी का इंतजार था जिसने इन्हें बहुत इंतजार करवाया था। आलिशार को जब जिब्रान ने बताया कि वो लड़की अब की मलका बने तो वो बादशाह के दरबार में चले आए। बादशाह इन्हें देखते ही खड़े हो गए। सलाम बादशाह। आलिशार: सलाम बादशाह, कैसे हो? सुना है बेटे की शादी कर रहे हो और वो भी एक इंसानी लड़की से, हमें खबर दे बगैर। बादशाह: सलामत, बस आज ही इस बात का फैसला लिया हमने। आप बैठे, हम माजरत ख्वाह हैं कि हमने आपको पहले खबर ना की। हम सोच रहे थे कि वलीमे पर सबको दावतनामा भेजेंगे। कोई नहीं, हम देखना चाहेंगे इस इंसान को जिसने तुम्हारे बेटे का दिल चुराया है। आलिशार बैठ गए, ये सोचकर कि पहले देखो तो सही किया, वाकई वो बहुत खूबसूरत है। सफ़ेद और गुलाबी फूलों के काम वाला ये लंबा सा फराक मुझे पहनाया जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए बहुत सी मुलाजमाएं हैं। एक मुलाजिमा मेरे पास आई, ये किसी आलिशार के बारे में जिक्र कर रही थी। बादशाह: आलिशार आ गए हैं। वो आज अचानक ही आ गए, वरना उनके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। मैं उनकी बातें गौर से सुन रही थी। क्या बादशाह की मलका भी साथ आई हैं? अरे नहीं, उनकी तो शादी ही नहीं हुई। सुना है वो कहते हैं जिस दिन मुझे कोई लड़की अच्छी लगेगी तो उसे मलका बना दूंगा। 45 साल के हो गए हैं मगर शादी नहीं की। वैसे उनके साथ कोई लड़की रह भी तो नहीं सकती ना। वो बहुत जालिम हैं। मेरे सर पर खूबसूरत सा गुलाबी दुपट्टा सजाते हुए दोनों मुलाजमाएं आपस में बातें कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। मेरे पैरों में जूते पहनने के बाद कुछ लड़कियां मुझे बाहर ले जाने लगी। ये एक बड़ा सा कमरा था, शायद यहाँ सब लोग जुमा होते थे। मुझे लड़कियों ने एक तख्त पर बिठाया। उसी लम्हे बहुत से लोग किसी को सलाम कर रहे थे। मेरे सामने एक लंबा सा चौड़ा सा शख्स आया। इसके चेहरे के नीचे से एक कट शुरू होता था जो गर्दन तक जा रहा था। उस शख्स का चेहरा बहुत खूबसूरत था, मगर आंखें, ये मैरून रंग की खौफनाक आंखें मुझे खौफजदा कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस शख्स ने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी जिसके एक तरफ इसकी तलवार नजर आ रही थी। उस शख्स के बाल पोनी की सूरत में कैद थे। उस शख्स के जोड़े और वजूद से ही वहशत जाहिर हो रही थी। मुझे अजीब एहसास हुआ जब ये शख्स मेरे करीब आया और मेरे सामने खड़ा हुआ। ये दो पल का खेल था। जब मैंने नजर फेर कर ऊपर देखा तो उस शख्स की आंखें गहरी मैरून हुई, जिससे सब लोग पीछे हटे। बादशाह: सलामत। कोई बोला तो उस शख्स ने हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहा। मैं खामोशी से ये सब मंजर देख रही थी। इस बादशाह आलिशार ने मेरा हाथ थामा और मुझे खड़ा किया। मलका मेरे साथ ही खड़ी थी, उनके चेहरे पर भी खौफ आ गया। ये वो इंसान है जिसको तुम्हारा बेटा अपनी शहजादी के तौर पर लाया था? जी बादशाह, सलामत। बादशाह आतिफ बोले तो आलिशार की धार से मेरा दिल बाहर को आ गया। आप जानते हो, उसे जिब्रान मेरे लिए लाया था और सिप्तैन ने छीन कर खुद शादी कर रहा है। ये मलका ही मेरी आलिशार की मलका। तुम लोगों को उसकी आंखों की कशिश से पता नहीं चला कि ये मेरी मलका। ये मेरा दिमाग सुन हो चुका था। ये मेरे साथ कैसा खेल खेला जा रहा था, पहले सिप्तैन और अब ये। आलिशार के हाथ लगाते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, मगर आलिशार की जानलेवा गिरफ्त बहुत सख्त थी। सिप्तैन मुझे आता हुए दिखाई दिया। बादशाह: सलामत, मेरी शहजादी को छोड़ दी। जैसे ही सिप्तैन करीब आया तो आलिशार ने तलवार के वार से पीछे किया। खबरदार, मेरी रानी का नाम भी लिया तो तुमने मेरी रानी, मेरी मलका को यहाँ लाने की हिम्मत भी कैसे की? तुम नहीं जानते थे, उनकी आंखों से तुम्हें नहीं इल्म हुआ था कि ये खास हैं। बादशाह, ये हमारी होने वाली बीवी हैं, हमने इन्हें जिब्रान की कैद से छड़े, ये हमें आठ बहुत अच्छी लगी, वो हमारे लिए लाया था। मैं उनका इंतजार बहुत अरसे से कर रहा हूँ, अगर हम आज यहाँ ना आते तो तुम लोग मेरी रानी के साथ किया करते। अदील अदील, जल्दी आव। अपने खास मुलाजिम को आवाज देते हुए आलिशार बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनकी आंखों की तपिश में महसूस कर सकती थी। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए थे, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ किया कर रहे हैं। जी मेरे बादशाह, अपनी रियासत में खबर कर दो कि हम वापसी पर अपने साथ रानी को ला रहे हैं। हमें शानदार इस्तकबाल चाहिए उनका। आतिफ बादशाह आगे आए और बोले। मुझे तो आलिशार से बेइंतहा खौफ आ रहा था। मियां के सामने शायद मैं गुड़िया ही लग रही थी जो उनकी बेरहम गिरफ्त बर्दाश्त कर रही थी। आलिशार बादशाह: सलामत, देखिए उनका निकाह हमारे बेटे से तय है और यूं आप शहजादी को अपना बनाने का नहीं कह सकते। सिप्तैन फिर आगे आया और मेरे देखते ही मेरा हाथ थामना चाहा, जो आलिशार ने मुझ तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। किया कहा था मैंने, हिम्मत मत करना।
आलिशार के मुंह से शोले निकले जिसने सिप्तन को दूर फनका। इन शुलूम की तपिश मैंने महसूस की और मेरा दिल जैसे हल्के को आ गया। छोड़ी मुझे, ये किया कर रहे हैं आप? ये कोई खेल नहीं है। मैं इंसान हूँ आप सब की दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। मेरा आप सब से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब कुछ पहले से ही गलत था, मुझे जाने दी। बादशाह आलिशार ने मेरी तरफ देखा। मेरे लिए उनकी आंख में एक नरम सा तासुर आया। शशरानी साहिबा, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई हमारे फसीले में बोले। आप हमारी थी शुरू से। आपकी ये आंखें हमें अपनी जानिब खींचती हैं और हम उसी की तरफ मुतवज्जह होते हैं जो हमारा हो। आप खामोशी से अभी निकाह करेंगी, क्योंकि अगर आप निकाह से इनकार करती हैं तो यहाँ खड़े सब लोगों की जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देकर आलिशार बहुत ज्यादा पुरसुकून थे, मगर मैं क्यों उनकी बात मानती? मैं इस दुनिया की थी जो मुझे उन लोगों से कोई गर्ज होता। आप चाहे जो मर्जी कर लूं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं जानता हूँ क्या सोच रही हैं आप रानी। आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि ये लोग तो मेरे अपने नहीं, तो उनकी जिंदगी से हमें क्या लेना देना। मैं आपको बता दूं कि आपके घर वाले भी तो आपकी दुनिया में हैं ना, जो आपके इनकार की सूरत में मेरा गुस्सा देखेंगे। बादशाह आलिशार ने हाथ का इशारा किया तो एक फिल्म सी चलने लगी। इसमें जाहिर होने वाली तस्वीर और किसी की नहीं, मेरी माँ और बहन की थी, जो दोनों बैठी रो रही थी। मामा तहरीम आपी, शशरानी, मुझे नहीं पसंद आपका इन किसी और के लिए फिक्रमंद होना। चुपचाप निकाह कर लें, वरना उन सब के चेहरे भी आपको देखना नसीब नहीं होंगे। अरशमान ने मुझे मलका को दिया, जहनू ने मुझे फौरा थामा। मेरी रानी को अंदर लेकर जाएं। निकाह के फौरा बाद ये हमारे साथ हमारी रियासत जा रही हैं। सिप्तन जो बेहोश हो चुका था उसे कुछ लोग ले गए और आलिशार के कहने पर जिंदानों में कैद कर दिया। मलका मेरा हाथ थामे मुझे अंदर ले जाने लगी। मेरा दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ गया था। बेटा, मतलब रानी साहिबा, इनकार मत करना। आलिशार बादशाह बहुत जालिम हैं, आपके घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। मलका, हमें बचा लें। मैं माफी चाहती हूँ, आलिशार बादशाह के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मेरा निकाह एक अनजान इंसान से, इंसान नहीं पता नहीं किस मखलूक से हुआ। इसके बाद मलका ने एक सफेद रंग का कोट लाया। मुझे माफ कर देना रानी साहिबा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आपके शौहर बहुत सख्त मिजाज हैं, उनके मिजाज से सब रियासत वाकिफ है, हो सके तो उनकी हर बात मान लेना और उनको शिकायत का मौका मत देना। वो अगर आपसे खुश हुए तो आपको आपके माँ बाप के पास भी ले जाएंगे। मेरे आंसू बेइख्तियार हो गए। बाहर से हुक्म आया कि मुझे लाया जाए। मुझे ये कोट पहनाया कि मगर यहाँ सर्दी नहीं थी। मेरा हाथ थामकर मलका बाहर लाई। मुझे ये भी पता चला कि शहजादे सिप्तन को काफी अरसे तक होश नहीं आएगा। वो बाबा जो शहजादे सिप्तन और मेरे घर आया था वो गलत था, मैं शहजादे सिप्तन की नहीं, बादशाह आलिशार की मलका बनोगी। मुझे महल से बाहर ले जाया गया जहां घोड़े खड़े थे। मलका मुझसे मिली, फिर आलिशार आए और मेरा हाथ थामा। मुझे एक घोड़े के पास लाए जिसका रंग बराउनमा था और इसका कद भी काफी बड़ा था। मुझे घोड़े से डर लगता है। मैं साथ ही हूँ, डरने की जरूरत नहीं। आलिशार ने मुझे पकड़ा और घोड़े पर बिठाया और साथ खुद भी बैठ गए। ये कैसे कैद थी जिससे रिहाई मुमकिन ना थी। घोड़ा बहुत तेज चल रहा था। मुझे आलिशार की गिरफ्त में सख्ती महसूस हो रही थी। मुझे कमर से एक हाथ से थामा हुआ था और कहा, अपनी रियासत में निकाह करेंगे। सो जाएं रानी मेरी जान। हम रियासत पहुंचेंगे तो आप उठ जाएंगी। आलिशार ने न जाने आंखों से ऐसा किया कि मुझे होश नहीं रहा। मैं गहरी नींद गई थी। घोड़े तेज रफ्तार से चल रहे थे। रात के आधे खाए अपनी रियासत में दाखिल हुए। हर तरफ लोग फूल पत्तियों के साथ खड़े थे। कुछ परियां ऊंची जगह पर बैठकर आप नई आने वाली मलका को देख रही थी जो शायद सो रही थी। पारो को आलिशार जगाया। रानी उठी, हमारा घर आ गया। देखी रानी, हमारे लोग। वो देखी सामने हमारा महल। महल के करीब आकर आलिशार ने पारो को नीचे उतारा जो गिर गई क्योंकि इसकी टांगें जवाब दे गई थी। हाथों पर जख्म बन गए थे जबकि कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। मुझे दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मेरी जान, कुछ ही देर में आप सही हो जाओगी, फिर कल निकाह कर लेंगे। इस गलत फहमी में ना रही। मैं तुमसे, और वो भी जो जालिम बादशाह हो। उस वक्त आलिशार को गुस्सा आ रहा था, लेकिन बर्दाश्त कर लिया। उसे अपने कमरे में ले गया। इसे कहा, मैं खाने का इंतजाम करवाता हूँ। मुझे भूख नहीं, कुछ तो खा लें रानी साहिबा। मुझे तुम्हारे मुंह से रानी बोलना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, फिर रखें बनाकर रखोगा तुम्हें। और कर भी किया सकते हो मिस्टर बादशाह। मुझे मजबूर मत करो रानी साहिबा।
मैं तुम्हारी रानी साहिबा नहीं हूँ, समझे तुम। ओके, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। आलिशार ने पारो के जिस्म को देखा तो इसका लिबास फट गया। अब इससे आगे मुझे मजबूर मत करें रानी साहिबा। पारो ने आलिशार के मुंह पर थप्पड़ मारा जिससे इसके गुस्से की इंतहा ना रही। ओके, इस थप्पड़ का जवाब दे ही देता हूँ। एकदम इस पर लपका तो पारो जोर जोर से रो रही थी। छोड़ो मुझे, लेकिन आलिशार ने जबरदस्ती कर दी। ये बुजदिली है तुम, और कर भी किया सकते हो। तो आलिशार पीछे हटा, देखो पारो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। पारो चुप हो गई, लेकिन कर भी किया सकती थी बेचारी। जिंदगी में कभी कभार जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं वो मुमकिन हो जाती। ऐसा ही कुछ पारो के साथ भी हुआ था। एक अनजान दुनिया में आना, उसके बाद यहाँ के मकीनों की बातों को सुनना, और एक रानी के तौर पर एक बादशाह के साथ इसकी रियासत आना, ये सब कभी शायद पारो ने सोचा भी नहीं था। पारो उन सब चीज़ों को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये शायद इंसानी फितरत है कि हम हमेशा मुश्किल चीज़ को ही अपनाते हैं, मगर पारो से ना तो इसकी किस्मत ने कुछ पूछा, ना उसे कुछ सोचने का मौका दिया। कभी कभार जिंदगी के कुछ फसीले बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं। हम जिस चीज को अपने हक में बुरा समझते हैं वही चीज हमारे हक में अच्छी होती है। पारो को कमरे में बिस्तर पर बिठाकर आलिशार ने मुलाजिमा को हुक्म किया कि वालिदा को बल्ला लाए। वालिदा आलिशार की मां थी, जहनी अपने बेटे की शादी का बहुत अरसे से इंतजार था। थोड़ी देर बाद नफीस सी औरत कमरे में दाखिल हुई। आलिशार खड़े होकर उनकी तरफ आया और उनके हाथ को थामकर प्यार किया। तो आपने शादी कर ही ली मेरे बेटे? जी वालिदा, आपको जिस लम्हे का इंतजार था वो आ ही गया है। देखी मिले अपनी बहू से। आलिशार ने बिस्तर पर बैठी हुई पारो की तरफ इशारा किया। वालिदा पारो की तरफ आई जिसके हाथ सुर्ख थे और ये आराम से बैठी हुई थी। बहुत खूबसूरत है ये। कहाँ से मिली तुम्हें हमारी बहू? इंसान ही ये वालिदा, अपनी दुनिया से हम तक आ गए हैं। इसे जिब्रान और सिप्तैन ने दुनिया से अगवा करके लाए थे। आलिशार की वालिदा लफ्ज इंसान पर हैरान हुई और आगे आकर पारो के सराहने बैठी जो इन्हें हैरानी से देख रही थी। बेटा, ये तो बहुत नाजुक सी और मासूम है, ये यहाँ हमारी रियासत में कैसे रह पाएगी? हमारे लोग क्या इसे कबूल कर लेंगे? तुम जानते हो हमारे लोगों में से पहले ही कितने लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो इंसान ही यहाँ तुम्हारे दुश्मन जरूर इन्हें तुम्हारी कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं वालिदा, अब ये हमारी ही और इन्हें हमारा ही बनकर रहना है। उनकी हिफाजत हम अच्छे से कर लेंगे, आप बस उनका ख्याल रखें जब हम आस पास ना हों। फौजिया खातून जहनी सब मलका या रानी साहिबा कहते थे, पारू के बालों में हाथ फेरने लगी। उनके अमल में बहुत शफकत थी। वलीमे का ऐलान करो आलिशार। तुम अब थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलो, हम अपनी बेटी को देख लें। इसे कुछ खिला लें और जख्म पर मरहम रख दें, ये कहाँ आदि है हमारे रहन सहन की। जी वालिदा, इजाजत दें। आलिशार ने फौजिया खातून का हाथ चूमा, फिर पारो की तरफ मुतवज्जह हुआ। ये वालिदा हैं रानी, आपने बिल्कुल नहीं डरना रानी। हम रात को जल्दी आएंगे, अपना ख्याल रखना। पारो की पेशानी पर बोसा दे के आलिशार बाहर चला गया। पारो की आंखों से टूटकर आंसू गिरे। फौजिया खातून मुलाजिमा को हुक्म दे चुकी थी कि उनकी बहू के लिए फौरा कोई तबीब लाए। बेटा, आप क्यों रो रही हैं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती रानी साहिबा। मेरे वालिदैन मेरा बहुत शदत से इंतजार कर रहे होंगे। फौजिया खातून पारो के हाथों पर मरहम लगाते हुए उसे बहला रही थी। आपकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया है बेटा। हम आपके वालिदैन को आपकी खैरियत का पैगाम भेजवा देते हैं। आप अगर अपने वालिदैन को देखना चाहती हैं तो हम इन्हें दिखा देंगे आपको, मगर मेरा बच्चा, आप अपने शौहर के साथ ही इनके यहाँ जाना। अब आपकी जिंदगी आलिशार के साथ है। एक रानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बादशाह का साथ दे। आप तो इंसान ही, यहाँ हमारी रियासत में इंसान बहुत कम आते हैं, जो आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। इस रियासत में आपको अब अपना मकाम खुद बनाना है। हम ये नहीं कहते जो हुआ वो ठीक है, मगर जैसा किस्मत में था वो तो होना था। जो लोग वक्त से समझौता कर लेते हैं इन्हीं कम मुश्किलात का सामना रहता है। आप जितनी जल्दी अपनी शादी और आलिशार को कबूल करेंगी आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। अगर आप आलिशार के साथ अपनी जिम्मेदारियां ना भी संभालें तो अब आप उनकी बीवी हैं और हमेशा रहेंगी। रानी साहिबा, मेरे लिए ये सब अचानक बहुत मुश्किल है समझना। मुझे ऐसा लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ और अभी इस ख्वाब का इख्तिताम हो जाएगा। बस आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करना है मेरा बच्चा। आलिशार थोड़ा सख्त मिजाज है, मगर मुझे उम्मीद है वो आपके साथ नरमी ही इख्तियार करेगा। हमें वालिदा कहीं आप तो अच्छा लगेगा हमें।
यहाँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। आपके वालिदैन को हम पैगाम भिजवा देंगे और आपके वलीमे के रोज़ उनसे आपका राब्ता भी करवा देंगे, मगर आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। यहाँ रहना है तो खुद पर ध्यान देना होगा बेटा। यूं समझिए आप रुखसत होकर कहीं आए हैं। तबीब आया और पारो को दवाई दी। मलका रानी साहिबा का ध्यान रखें, ये बहुत नाजुक हैं। घोड़े पर सफ़र से उनको तकलीफ हुई है, आप अगली मर्तबा उनका ध्यान रखिएगा। 2-3 दिन उनको भरपूर नींद लेने दें। उनकी खुराक का खास ख्याल रखें और सर्दी से बचाएं। तबीब की बात सुनकर फौजिया खातून ने सारी हिदायत मुलाजिमीन को बताई। फौजिया खातून यखनी का प्याला लेकर पारो के सामने बैठी। वालिदा आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया मेरे बेटे। बात यह है कि हम जानते हैं हमारे बेटे ने इतने साल किसी खास मकसद के तहत ही अपनी रानी का इंतजार किया है। आपसे ही उसकी जिंदगी है। आप तो अब हमारी बेटी हैं, हमारे साथ खड़ी होंगी तो हमें आपका ख्याल रखना है। आप इतनी मासूम हैं, हम कैसे ना आपसे प्यार करें। फौजिया खातून ने पारो को सूप पिलाते हुए इसके सर पर भी प्यार दिया। पारो ने देखा एक मुलाजिमा गर्म दूध लाई है। फौजिया खातून ने तबीब की दी हुई दवाई हूर को दी और उसकी जख्म पर मरहम लाई। थोड़ी देर बाद हूर फौजिया खातून की गोद में सर रखे सो गई। फौजिया खातून हूर के पास एक परी को छोड़ते हुए बोली, अपनी रानी का बहुत ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये इंसान हैं, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। उनकी हिफाजत अब तुम्हारे जिम्मे है। गुलबहार परी ने अपनी मलका का हुक्म फौरा माना। फौजिया खातून का रुख अब अपनी ख्वाबगाह की तरफ था। रात काफी देर के बाद आलीशार ख्वाबगाह में आया। गुलबहार अभी भी कमरे में थी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम गुल, तुम जा सकती हो अब। जब जरूरत होगी तो रानी साहिबा बुलाएंगी तुम्हें। गुलबहार हुक्म पाते ही फौरा से बाहर चली गई। अलीशार अपनी पोशाक के ऊपर पहना हुआ मखमल का कोट उतार कर बेड पर पारो के पास आकर बैठा। ये गोल्डन और सब्ज रंगों के मिलाप से मुज़य्यन खूबसूरत ख्वाबगाह थी जो अपने बादशाह के मिजाज को जाहिर करती थी। बड़े से कम साइज बेड पर गोल्डन जलीदार पर्दों के पीछ लेटी पारो उस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आलीशार ने झुककर इसकी पेशानी चूमी। आलीशार सोच नहीं सकता था कि इसके साथ इसकी रानी आएगी और वो इतनी मासूम होगी। आलीशार पारो के बालों में उंगलियां चला रहा था। पारो के लब आपस में नरमी से जुड़े हुए थे। अरशमान की ख्वाहिश हुई इन्हें छूकर देखे। आलीशार ने अपना अंगूठा पारो के लबों पर फेरा। पारो ने अपनी चेहरे के जाविये बदले। इसे अपनी नींद में खलल पसंद ना आया। ये सब चीजें आलीशार को बहुत लुत्फ दे रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि आलीशार के इतने करीब कोई था जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। आलीशार ने पारो के चेहरे पर उंगलियां फेरी। पारो की नींद का ख्याल करते आलीशार ने अपनी ख्वाहिश दिल में दबाई और लिबास तब्दील करने चला गया। सुबह अपनी पूरी आबवाओ ताब से निकली थी। आलीशार जो सुबह की नमाज के बाद अपने वजीरों से मुलाकात करके वापस आया था, अपनी बीवी को देख रहा था जो अभी भी सो रही थी। आलीशार हूर के करीब आया और इसकी पेशानी चेक की। बुखार नहीं था, मगर तबीब की दवा के बाइस पारो अभी तक सोई हुई थी। आज पारो का महल में पहला दिन था, इसलिए पारो का जल्दी जागना जरूरी था। आलीशार ने अपनी मासूम रानी को देखा, फिर उसे बेड से उठाकर बाहों में भरा। आलीशार पारो का चेहरा देख रहा था। पारो की आंख खली तो खुद को यूं आलीशार के पास देखकर तो उसे कुछ समझ ना आई, फिर इसने डर के चीख मारी क्योंकि इसका दिमाग अभी भी सोया हुआ था। रानी, किया हो गया, मैं हूं आलीशार। पारो को वापस बेड पर लगाते हुए आलीशार ने इसके सर पर हाथ रखा। अपने आसपास देखकर पारो का जहन बेदार हुआ। कल के सारे वाकयात इसके जहन में चलने लगे। आप डर गई रानी? आलीशार बहुत प्यार से पारो से पूछ रहा था। मेरा नाम पारो है, आप प्लीज मुझे रानी मत कहा करें। अच्छा मेरी जान, हम आपको ही कहेंगे। आप उठ जाएं, फिर नाश्ता करते हैं। मुझे आप जान भी ना कहा करें। गुलबहार कमरे में आई। को गुलबहार के पास छोड़कर आलीशार बाहर चला गया। गुलबहार जब पारो को भी तलखला लेकर गई तो हूर को रोना आ गया। ये पुराने तर्ज का बहुत तलखला था, मगर काफी बड़ा था। इंसानों की दुनिया जैसा इसमें कुछ नहीं था, मगर फिर भी ये ठीक था। गुलबहार, जी रानी साहिबा। गुलबहार में उन सब चीजों की आदि नहीं, मेरी दुनिया में ये सब नहीं होता। गुलबहार, मुआफ कीजिएगा रानी साहिबा, हमारी दुनिया में यही सब है। आपको अब हमारे तौर तरीके सीखने हैं। पारो ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ समझा। जब ये बाहर आई तो गुलबहार ने पारो के गीले बाल संवारे। गोल्डन रंग के लंबे मखमली फराक में पारो बहुत प्यारी लग रही थी। गुलबहार ने पारो के हाथों हर तेल नुमा कोई चीज लगाई। ये किया है गुलबहार?
ये यहाँ के फूलों से खास बनाई गई महक है जो आपके हाथों को सर्दी में खुश्क होने से बचाएगी। गुलबहार हूर के गीले बालों पर हाथ फेर रही थी। हूर के बाल खुश्क हो गए। ये तुमने कैसे किया गुलबहार? मैं परी हूँ रानी साहिबा, मेरे पास जो ताकतें हैं इससे आपके बालों का पानी मैंने खुश्क कर दिया। किया यहाँ सबके पास ताकतें हैं। बहुत कम लोगों को ये ताकतें इस्तेमाल करने की इजाज़त है रानी साहिबा। कभी बादशाह सलामत से उनकी ताकतों का पूछिएगा, आप हैरान हो जाएंगी। गुलबहार ने नेट का दुपट्टा पारो के सर पर लटकाया और मखमली चादर इसके इर्द गिर्द फैलाई जो मैरून रंग की थी। पारो का हाथ थामकर गुलबहार उसे खाने वाली जगह पर लाई जहां नीचे बैठकर खाना खाया जाता। मलका तो बहुत सुबह खाना खा चुकी थी। आलीशार ने पारो को अपने पास बिठाया। दूध के गिलास के साथ सूखे फ्रूट और फल देखकर ही पारो का दिल खराब हुआ। एक खास कस्म की मोटी रोटी इसके सामने रखी गई। आलीशार में दूध नहीं पीती और ये सब। अगर आप दूध नहीं पिएंगी तो हमारे हम कैसे रहेंगी? महल में आपको सर्दी का एहसास नहीं हो रहा मगर बाहर बहुत सर्दी है। हमारी रियासत शुमाली इलाके में है इसलिए यहाँ गर्मी कम ही आती है। हम सर्दी में रहने के आदी हैं मगर आपको अब अपना रहन सहन तब्दील करना है। पारो को याद था अपने घर में ये सर्दी के दिनों में लिहाफ से कितनी मुश्किल से उठती थी। यहाँ सर्दी का सोचकर उसे अजीब लग रहा था। क्या हुआ? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ सब अजीब है जिसे पुराने वक्तों में होता था। मैं नहीं रह सकती यहाँ। आलीशार ने अपने हाथ पारो के हाथ पर रखे। बहुत जल्द आप यहाँ के मौसम और रहन सहन की आदी हो जाएंगी। आपने खुद का ध्यान रखना है बस। चलें नाश्ता करें। बमुश्किल पारो ने दूध पिया, वो भी आलीशार के हाथ से। पारो बे इंतहा जिद्दी थी। आलीशार ने पारो को उठाया है, बाहर चले इसके साथ। हर तरफ खूबसूरत आबशार थे। पारो के पास कोई उड़ता हुआ गया। पारो की बेसाख्ता चीख निकली और ये आलीशार के सीने से लग गई। ये एक वहशी जिब्रान था। तुम यहाँ क्यों आए? सरदार उसेमी ने अपने लिए दुनिया से उठाया था। पारो ने कांपते हुए अपना सर उठाया तो सामने ही भयानक शक्ल वाला जिब्रान खड़ा था जिसने अपनी पर छुपा लिए थे। ये पारो ने आलीशार की आस्तीन थाम रखी थी। पारो के रानी होने पर एतराज ना कर पाए। तुम यहाँ से जाओ, जाओ, अब यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिब्रान को पता था आलीशार इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, जान बचाने का ही सोचा। आज पारो का वलीमा था और साथ में ताजपोशी। देखो बेटा, तुम इंसान हो, यहाँ लोगों के दरमियान जब बैठोगी तो ध्यान रखना ये लोग इंसान नहीं हैं, इनकी बातें इनकी रिवायत मुख्तलिफ हैं। तुम्हें चुप करके सबसे पहले उन लोगों को संजीदा होकर देखना है कि क्या करते हैं ये लोग। यहाँ बहुत से लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे मगर तुम्हें उनका मुकाबला करना है, इस बात को साबित करना है कि तुम उनकी मलका बनने के काबिल हो। वालिदा, किया ये लोग मुझे कबूल करेंगे? पारो का इशारा रियासत के लोगों की तरफ था। तुम्हें अपने अमल से उन पर यह बात जाहिर करनी है कि तुम उनकी मलका बनने के काबिल हो। याद रखो, आलीशार को बादशाह बने 17 साल हो गए हैं। जब आलीशार के वालिद वफात हुए थे तो इसके सर पर ताज रखा गया था, इसके बाद से वो उन सब लोगों का बादशाह है। आलीशार को बहुत सी मुखालफतों का भी सामना है मगर वो सब चीज़ों का डटकर मुकाबला करता है। ऐसे ही तुमने भी आलीशार का बाजू बनना है। याद रखो, बादशाह हमेशा मजबूत होता है, मलका को चाहिए कभी इसकी कमजोरी ना बने। जी वालिदा। पारो को एक खूबसूरत कमरे में लाया गया जो शायद बादशाह का दरबार था। पारो खामोशी से सबको देख रही थी। एक गोल्डन रंग के तख्त पर आलीशार बैठा हुआ। आए रानी साहिबा। पारो को एक दरबान ने इशारा किया कि ये तख्त पर बैठ जाए। आलीशार इसके साथ ही बैठा हुआ था। मेरे लोगों, मुझे खुशी है कि आज मेरी रानी के वलीमे पर तुम सब लोग जुमा हुए हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मलका के इंसान होने पर एतराज है वो ये जान लें कि अब पारो मेरी बीवी ही, इनकी तरफ उठने वाली हर नज़र के बारे में यही तसव्वुर करूँगा मैं कि ये नज़र मेरी तरफ उठेगी। मुख्तलिफ लोग खड़े हुए थे। कुछ परियां उड़ रही थी। हूर ये सब देखकर हैरान हो रही थी। नीचे लोगों में खड़ा एक शख्स ये सब देखकर खुश नहीं था। शहजादा सिप्तैन अपनी शहजादी को देखने आया था। काले रंग के कोटनुमा ऊपर से अपना चेहरा छुपाए ये ऊपर महल की तरफ देख रहा था जहां पारो ताज के साथ खड़ी थी। पारो इस वक्त एक परीजाद के साथ खड़ी परी ही लग रही थी। बहुत जल्द शहजादी मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। शहजादी मेरी थी और मेरी ही रहेगी, तुम इन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। बादशाह आलीशार, मैं अब अपनी ताकत इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है या मेरे पास। सिप्तैन ये कहकर वापस चला गया मगर जाने से पहले महल की एक मुलाजिमा को एक फूल देते हुए बोला, ये फूल रानी साहिबा को दे देना।
ये सफ़ेद रंग का फूल इस मुलाजिमा ने लिया और पारो की कपड़ों वाली अलमारी में रख दिया। बिस्तर पूरा फूलों से भरा हुआ था। फौजिया खातून ने पारो को बिस्तर पर बिठाया और समझाने लगी, पारो बेटा, अब आपको अपना ताल्लुक बादशाह आलीशार के साथ कबूल करना है। बादशाह आपको बहुत चाहने लगे हैं बेटा, तो उनकी चाहत को मत ठकराना। आप उनकी तरफ मोहब्बत का एक कदम उठाओगी, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। आपने अब ना चाहते हुए भी सारी उम्र मलका बनकर रहना है, तो बेटा अपने रिश्ते की हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल करो। आप आलीशार से मुंह दिखाई में ख्वाहिश करना कि आपको आपके वालिदैन से मिलवा लें। जी वालिदा, अब हम चलते हैं, जिंदगी की नई शुरुआत मुबारक हो रानी। थोड़ी देर बाद आलीशार अंदर आया। पारो के सामने बिस्तर पर बैठकर इसका हाथ पकड़ा। ठीक है ना आप पारो, कोई तकलीफ तो नहीं ना मेरी रानी को? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाओ। आलीशार को गुस्सा बहुत लगा, लेकिन वो पारो से प्यार करता था। किया हवा रानी को, ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाओ। आलीशार को गुस्सा बहुत आया, पर किया करता प्यार जो करता था बहुत। वैसे एक बात पूछूं आलीशार? जी रानी साहिबा, हुक्म करें, क्या बात है, क्या पूछना चाहती? आप अकेले कैसे उन सब मुखालफत का सामना करते हैं? बढ़िया मासूमियत से। मेरी रानी, शायद आपको पता नहीं आप किसे कह रही, अगर ये सब मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते आलीशार, वैसे आप छोड़ो इन बातों को, वैसे आज अपने महल में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर ये कहते हुए पारो की तरफ देखा तो पारो भी अपनी तारीफ सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट जैसे इस लम्हे सब कुछ भूल चुकी थी। आलीशार ने जब पारो के होंठों पर मुस्कान देखी तो उसके मुंह से माशाअल्लाह बेसाख्ता निकला, तो पारो शर्म के मारे चोर चोर हो गई। आचा, बहुत रात हो गई है, मैं सोने लगी हूँ। पारो ने ये कहकर मुंह फेर कर सो गई। आलीशार को आज गुस्सा नहीं आया, लेकिन दिल बहुत खुश था। दिल में खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि आज पारो इसके साथ खुशगवार थी और आज पहली बार पारो की मुस्कान देखने को मिली थी। आलीशार अपना लिबास करने गए। सुबह आलीशार नमाज पढ़ने के बाद जब ख्वाबगाह में आया तो पारो अपने बिस्तर पर एक अंगड़ाई ली और नींद में ही पानी पानी कहने लगी, जबकि आलीशार ये सब देखकर जल्दी से पानी का गिलास लेकर आए और पारो को उठाया। बेहोशी की हालत में पानी पीकर इसके कंधे पर असर रखकर सो गई। आलीशार को पहले बार एक अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि एक जालिम जिनज़ादा के दिल में एक इंसान के प्यार ने जो जोर से दस्तक दी थी, पहले तो दूर करना चाहा। पारो के गुलाबी रुखसार पे नजर पड़ी, जो कि इसके बाल रुखसार पर लटके थी और भी माहौल को दिलकश बना रहे थे। आलीशार का बहुत दिल किया बोसा देने का, पर न जाने क्यों इसको ये बात नामनासिब लगा और वो प्यार से वो बाल हटाने लगा। इतने में पारो की आंख खल गई। पारो तो वो प्यार से बाल हटा रहा था, पारो भी देख रहे थी, आलीशार भी देखे जा रहा था और कहा, सुबह बखैर रानी साहिबा। पारो ने भी आज धीरे से कह दिया, सुबह बखैर रानी, तैयार हो जाए नाश्ता के लिए, मैं मेज पर आपका इंतजार करता हूँ। ठीक है, फिर नाश्ता किया दोनों ने। नूर आज पारो खुश खुश नजर आ रही थी, तो मलका फौजिया ने आज खुशी का इजहार पूछा तो पारो शर्माते हुए बोली, मलका साहिबा, बस आपकी बातों का असर हो रहा बेटा, मुझे मलका ना बोला करें, अम्मी जान कहा करें, अब तुम मेरी बेटी हो और अपने शौहर को खुश अखलाकी से पेश आया करो। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है और मैंने इसकी आंखों में तेरे लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी है, वो बहुत खुश रखेगा तुमको, और अगर तुम इसका दिल जीत लोगी तो वो ज़रूर तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास भी ले जाएगा। अपनी शौहर का साथ दो, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनो, क्यों बहुत से दुश्मनों का सामना है शहंशाह सलामत को, और मेरी दुआ आप दोनों के साथ है। बस अब तो मेरी एक ख्वाहिश है कि इस महल में नन्हे बच्चों की आवाज़ सुनने की, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। नूर जी बादशाह सलामत, आज नूर और मैं कहीं घूमने फिरने जाएंगे, आप शाही घोड़ा तैयार करवाने का कहो गुल बहार से। जो हुक्म बादशाह सलामत। नूर बहार आई और गुल बहार को हुक्म दिया था, खै मैं अभी जाता हूँ। गुल बहार ने सर झुकाया और चल दिया। अच्छा बेटी अब जाओ, बादशाह सलामत आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मुझे, खुश रहो, सदा सलामत रहो मेरी बेटी। इधर जिब्रान उनके तवक्को में था, क्योंकि वो अपने शिकार को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए इसको अंदर अंदर वो बदले की आग में जल रहा था कि बस मौका की तलाश में था। जिब्रान के दिल में था किसी भी तरह पारो से अपने हुस पूरी करे, और वो इसके बदले पूरी सल्तनत से बगावत भी करने को तैयार था, और वो भी क्यों ना उसे पहले कभी इतना खूबसूरत, पहले कभी ना जन्नत में ना परस्तान में देखा था। आओ मेरी रानी, मेरा हाथ पकड़ो। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब सीख चुकी हूँ। आलीशार को हंसी तो आई, पर हंसी को अपने होंठों पर दबाए हल्की सी मुस्कुराहट में कहा, जो हुक्म रानी साहिबा।
और दोनों रवाना हो गया। जबरान सल्तनत से वो सब जन्नात को साथ मिला लिया जो आलीशार के बादशाह मानने पर राजी नहीं थे, उन सब को अपने साथ मिला लिया, और कुछ जो पारो के खिलाफ थे कि जन्नात की सल्तनत में इंसानी लड़की को मलका आलिया उनको हरगिज मंसूर नहीं था, क्योंकि आलीशार को बहुत सी जन्नात के सरदारों ने रिश्ते की पेशकश की थी, लेकिन आलीशार ने साफ जवाब दिया था। वो सब इकट्ठे हो गए थे क्योंकि जिब्रान ने अनसे वायद किया था कि बादशाह सलामत को ख़त्म करके उसके बाद बादशाह में बनूंगा, और आप सबको अपने दरबार में ख़ास तौर पर चुना जाएगा और सबको उनके मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इधर आलीशार और पारो सफ़र के दौरान एक दूसरे को समझने लगे थे, क्योंकि सफ़र बढ़ा जो था। पारो को बैठे बैठे ख्याल आया अपने वालिदैन का, बाबा आप कहाँ हैं, आप अम्मी जान कैसी होगी मेरी। पारो के आंखें नम हुई। आलीशार ने जब पारो को देखा तो पूछ लिया, रानी साहिबा क्या हवा खैरियत तो है जी, बस अम्मी बाबा की याद आ रही है। आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। आलीशार ने अपने बाहों में भर लिया और जैसे पारो को कोई सहारा मिल गया। इसके रोने में शदीद हिचकियां आ रही थी। अच्छा अब बस करो रोना मेरे होते हुए, मेरी शहजादी के आंखों में चुप हो जाऊं, मेरी रानी चुप हो जाए, बस कुछ दिन की बात है, महल में वापसी के बाद वादा करता हूँ आपको ले जाऊंगा, मिल लेना और कुछ दिन इधर रह लेना, बस अब चुप हो जाए। जैसे ये बात सुनना था पारो सीने से सर उठाया, किया सच बोल रहे आप जी मेरी शहजादी, और वादा भी किया है, बस आप रुया ना करो, मुझे अच्छे नहीं लगते आपकी आंखों में आंसू। जैसे आज आलीशार बदल सा गया था। ये मोहब्बत था आलीशार का जो बोल रहा था। पारो ने पहले बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आलीशार अपना सा लगा, उसे देखती रह गई आलीशार को, और आलीशार भी जैसे इस लम्हे के इंतजार में था। कुछ देर तो एक दूसरे को देखते रहे, किसी को क्या पता था इश्क कब कहाँ कैसे दिल पर दस्तखत देता है। और फिर आलीशार देखते हुए कहा, ये आंखें आपकी आंखों में डूबकर मर ना जाऊं कहीं। पारो शर्मा गई और दूर होकर मुंह इधर को किया तो नूर और आकर बोली, बादशाह सलामत, खाना लग चुका है, आप तशरीफ लाएं। ठीक है चालू रानी साहिबा, खाने को इंतजार नहीं रवाना चाहिए। ठीक है। उधर सिप्तन को पता चला कि बादशाह सलामत अपनी रानी के साथ सफर पे गए हैं कुछ दिन। सिप्तन को अपने बदले की आग को बुझाने का उसे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता था, जो कि कई दिनों से मौका तलाश कर रहा था। आज वो मिला। सिप्तन भी इसके पीछे तवक्को में निकल पड़ा। इधर जिब्रान अपने साथियों के सिरदारान के साथ इसके तवक्को में था, बस मौका की तलाश में था कि कब हमला करे आलीशार पर। इधर खाने के बाद आलीशार ख्वाबगाह में तशरीफ ले गए। इतने में नूर मलका ज़ादी, खाना कैसा लगा? अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बना लेती हूँ जी, शुक्रिया बहुत। शहजादी साहिबा गुस्ताखी मुआफ़ एक बात कहनी है जी। बोलो। वैसे बादशाह सलामत की और आपकी दोनों की जोड़ी सलामत रहे, बहुत प्यारी लगती हो बादशाह सलामत के साथ साथ। माफ़ी चाहती हूँ शहजादी, शायद ज़्यादा बोल गई। कोई बात नहीं नूर, अच्छा अब सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो, जो हुक्म शहजादी। सब सो गए। आधी रात का टाइम था। शाही घोड़ा हवा में उड़ रहा था। गुलबहार बस एक जाग रहा था, क्योंकि शाही घोड़ा वो चला रहा था। अचानक गुलबहार को एक महसूस हुआ, कोई उसके करीब आया। उसने पीछे देखा तो जिब्रान था पीछे इसके। वो अभी आवाज देने वाला था कि जिब्रान ने उसे एक जादू का गोला उसकी तरफ उछाला, जिसे वो बेबस हो गया, क्योंकि जिब्रान एक ताकतवर जिन था और गुलबहार को बेहोश कर दिया। जिब्रान के साथ चार और भी जिन थे जो सरदार थे ताकतवर जिन। तो एक को जिब्रान ने इशारा किया, उसे ले जाओ और नीचे बाकी सिपाहियों को होशियार रहने को कहो। जिब्रान आगे बढ़े शहंशाह और मलका की ख्वाबगाह में। पहले तो जिब्रान ने बादशाह सलामत को जादुई ताकत से बेहोश कर दी। जब बादशाह सलामत बेहोश हो गया तो वो घोड़े को एक गार की तरफ लेके जले, जहां सब सरदारों और सिपाही इंतजार कर रहे थे उनका। जिब्रान ने हुक्म दिया, सिपाहियों को जादुई बंजरा ले आओ। सिपाही लेकर हाजिर हुए। आलीशार को जादुई बंजरे में डाल और नूर को जादुई गोले से पत्थर का बना दिया। ये सब के बाद पारो, जो कि गहरी नींद में थी बिस्तर पे, तो साथ ही पारो के बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। पारो की आंखें जैसे खौली तो देखा, बादशाह सलामत नहीं थे आप कौन? आलीशार कहाँ है? हा हा हा। जिब्रान ने चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट ले कहा, पहचाना ने मैंने तुमको यहाँ लाया था, इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? पारो को याद आया जब वो नहर की तरफ गई थी तो जिब्रान को देखकर बेहोश हुई थी पारो। फिर पारो को याद आया सिप्तन की वालिदा ने कहा था कि वो एक खूस परस्त जालिम जिन है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका किया बगाड़ा है, अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे छोड़ दो। आलीशार कहाँ हैं आप? पारो को अपनी मौत करीब नजर आ रही थी, जोर जोर से चलाने लगी, या अल्लाह मेरी मदद कर, आलीशार कहाँ हो आप? देखो आपकी शहजादी की इज्जत खतरे में है। जबरान शैतानी मुस्कुराहट ले आगे बढ़ने लगा, ए इंसान ज़ादी, तुमको क्या पता तेरी हुस्न के आग ने कितना अरसा जलाया है मुझे, आओ मेरे पास। जब ज्यादा चलाना शुरू किया तो अपनी जादू से इसके परों में ख्वाबगाह की चादरें लपट गए। पारो के मुंह से आवाजें निकलना बंद हो गई। जिब्रान उसके करीब आता गया, पारो को अपने हाथों में पकड़कर मुसलने लगा। समझ नहीं
आता, कहाँ से शुरू करूं। पूरू को अपनी मुहिम में भरा। पारो के करीब जाने लगा तो पारो ने बेबस होकर ऊपर देखकर अपने दिल में कहा, या अल्लाह मेरी मदद कर, इस जालिम जिन से। इतने में सिप्तैन उड़ता हुआ जिब्रान को अपनी ताकत से पकड़कर दूर फेंका। अपनी तलवार निकाली। सिप्तैन तुमको पता है तमन्ना कितनी बड़ी खस्ताखी की है। जिब्रान आग बगूला होते हुए कहा, अब तुम मेरे तलवार से नहीं बुझ सकते। सिप्तैन ने तलवार को आसमान की तरफ किया। आसमान से बिजली की जनघरा निकलने शुरू हो गए और वो बिजलियां तलवार से लपट गई तो जोर से जिब्रान पर वार किया। जिब्रान कई मीलों दूर जा गिरा। सिप्तैन जल्दी से पारो के करीब आया। ठीक तो हो शहजादी। पारो ने डरते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, आपने वक्त पर आकर मेरे इज्जत बचाई इस जालिम से। चलो। शहजादी जलते ही इतने में बकी जन्नात भी अंदर ख्वाबगाह में हो गए। जिब्रान कहाँ है? तो सिप्तैन ने बोला, इसको तो खत्म कर दी, अब तुम लोगों की बारी है। सब ने अपनी अपनी तलवार निकाली। चारों तरफ से सिप्तैन को गहीरे में ले लिया और अपनी तलवार के वार करते गए और सिप्तैन को जख्मी कर दी। और इतने में जिब्रान भी आ गया। दूर हो जाओ, उसे मेरे लिए छोड़ दो। अपनी तलवार निकाली और सिप्तैन पर जोर से वार किया। सिप्तैन इसके वार को रोक नहीं पिया कि वह का जिब्रान ने अपनी ताकत से वार किया था और सिप्तैन से बहुत ज्यादा ताकतवर था। सिप्तैन का तलवार टूट गया, वो निहत्था हो गया। एक और वार किया। सिप्तैन दूर जाकर गिरा। कहा था मैंने, आज मुझसे कौन बचाएगा तुमको। अपनी तलवार आसमान की तरफ किया तो इसकी तलवार में आग भड़क उठी और जोर से सिप्तैन पर वार किया तो सिप्तैन नीचे जा गिरा जख्म से चोर हो। वो बेबस हो गया। और इतने में आलिशार को होश आया तो वो ये सब देखा और वो बंजरा से बाहर निकलना चाहा तो नामुमकिन कोशिश थी क्योंकि बंजरा जादुई था। जैसे आलिशार ने बंजरे को हाथ लगाया, दूर जा गिरा और इसके हाथ जख्मी हो गए। जिब्रान ने आलिशार को देखा, जोर से हंसने लगा। आलिशार, आज तेरे मलका को तेरे नजरों के सामने अपनी हुस पूरी करूंगा। हा हा हा। जिब्रान, तुमको पता नहीं कितनी बड़ी गलती की है तुमने। जिब्रान, हा हा हा। तुम क्या समझते थे मेरे होते हुए इस सल्तनत का शहंशाह तुम हो गए। आज के बाद ये सल्तनत भी मेरी और हुकूमत भी मेरी होगी। हा हा हा। बाकी सिरदारान और सिपाही भी हंसने लगे। और हम तुमको अबरत का निशान बनाऊं, तेरा सर अपने महल के दरवाजे पर लुटका दूंगा और उसे पहली तेरी बीवी को तेरे सामने अपना शिकार बनाऊंगा। हा 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 हा। देखना चाहते हो कैसे? तो देखो। पारो, जो अभी तक चादरों में बेबस लगती थी, उसने बहुत मुश्किल से एक चीख मारी। जब जिब्रान उसके करीब आया तो सिप्तैन नीचे जमीन पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने हाथ के इशारे से तलवार उठाई। जैसे तलवार उठाई, जिब्रान ने जोर का वार से इसकी गर्दन पर वार किया, जो बेसाख्ता होकर जमीन पर गिर गए। जिब्रान जोर जोर से हंसने लगा। कहा था ना, आज मेरे तलवार से कोई नहीं बचेगा। हा हा हा। और पारो की तरफ बढ़ने लगा। पारो को उठाया, अपने कंधे पर रखकर चलते हुए सिपाही और सिरदारान से कहा, आलिशार को उसे बुझरे में जिंदा जला दो। और इधर से जिब्रान पारो को लेकर उड़ने लगा और वापस अपने सल्तनत यानी आलिशार के सल्तनत में दाखिल होते अपने सब सिपाही जो सल्तनत में थे सबको इकट्ठा किया। अभी सुबह होने लगा था तो सबको लेकर महल में दाखिल होते एक आहू पकार सी फैल गई। हुक्म दिया, मलका फौजिया को कैद कर लो और पारो के साथ रखो। पारो को भी कैद कर ली था तो सबको हुक्म दिया, आलिशार के हामी जनात को आज से इस महल का राजा में हूँ और इस सल्तनत का शहंशाह भी मैं हूँ। आलिशार को मैंने खत्म कर दी है और अगर किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो याद रखना, इसका सर किलिम करके महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। सब जनात खामोशी और हैरानी से कबूल किया और सब जिब्रान के आगे झुका दिया। जिब्रान ये देखकर खुश हुआ और जाकर तख्त पर बैठ गया और हुक्म दिया, पारो को मेरे पास लेकर आओ और फौजिया को भी और बाकी जनात को हुक्म दिया, मैं सबको जुमा कर दूं, मैं अपनी शहंशाही का ऐलान करूंगा। सब अपनी जिम्मेदारी में लग गए और तख्त पर टेक लगाए देख रहा था। कितना वक्त से इस लम्हे के इंतजार में था। हा 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 हा। इधर आलिशार को बुझरे में आग लगा दी गई। आलिशार ने एक बड़ी चीख मारी। आसमान पर काले बादल छाने गए। बिजली की जनघरी गौम कर आने लगे। बुझरे में आकर जैसे टकराई, बुझरे के चथरे चथरे हो गए। आलिशार के आंखों से आग निकल रहा था और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल करता गया। आज ऐसे लग रहा था आलिशार नहीं मलकुल मौत जमीन पर उतर आया है। सब गद्दार अपने अपने अंजाम को पहुंच गई। आलिशार के अलावा सब ढेर हो गए। आलिशार उड़ता हवा महल में दाखिल हुआ तो सब दरबारी खड़े थे सर को झुकाकर जिब्रान के आगे। जिब्रान ने, हा हा हा, आ गए, पता था तुम आओगे, देखो मैंने कैसा इंतजाम किया है। पारो को जिब्रान आग के कौए में लटकाए रखा था और मलका फौजिया को अपनी तलवार के नीचे जिसे आग निकल रहा था। आलिशार, तुम्हारी एक गलती दोनों को जिन ले सकती है, खुद को मेरे हौले करो वरना दोनों की जान जाएगी। आलिशार, जो आज गजब के बनकर खड़ा था, इसकी आंखों से आग निकल रहा था। जिब्रान, तुमको पता नहीं तुमने अपनी मौत कितना दर्दनाक बना दिया है। हमको अबरत का निशान बना दूंगा आज मैं, ताकि तुम्हारे बाद कोई बगावत का सोचेगा भी नहीं। हा हा हा। जिब्रान हंसते हुए अपनी भरपूर ताकत से हमला किया। आसमान की तरफ तलवार किया और तलवार आग में हो गया। आलिशार की तरफ वार किया। आग जैसे आलिशार को लगा तो आलिशार गुस्से से देख रहा था और आग ने कुछ नहीं बिगाड़ा आलिशार का। आग जैसे आलिशार को लगा तो बुझ गए। सब दरबारियों ने ये मंजर देखा, सबके मुंह से बेसाख्ता निकला, वालला।
जिब्रान हका पका रहेगी ये कैसे हुआ, हैरानी से अपनी तलवार को देखा, एक और वार किया लेकिन सब कोशिश नाकाम रही। आलिशार देखते हुए कहा, आज दुनिया की कोई ताकत जिब्रान तुम्हें मुझसे बुझा नहीं सकती। पारो ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये आलिशार है, इतनी बेशुमार ताकतवर जिन होकर फिर भी मेरी गुस्ताखी को मुआफ करता रहा, जबकि आज आलिशार का असल चेहरा देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे सहता रहा। पारो को उस वक्त अपनी रोये पर शर्मिंदगी हो रही थी। पारो शर्मिंदगी से देखी जा रही थी और हैरानी से इसकी आंखें खली की खली देखी जा रही थी। जिब्रान जल्दी से भागकर पारो की तरफ इसकी रस्सी के ऊपर अपनी वार तान दी। आलिशार के मुंह से चीख निकली, नहीं जिब्रान ऐसा मत करना, नहीं जिब्रान। ये देखकर हिजरन हुआ, एक इंसान के लिए इतनी तकलीफ, जिब्रान ऐसा मत करना, जो तुमको चाहिए तुम ले लो, बस पारो को छोड़ दो, तुमको ये तख्त चाहिए, ये सल्तनत तुम्हारा कर दूंगा, मैं वायदा करता हूँ, बस पारो अब वो मेरी शरीक हयात है, उसको छोड़ दो। पारो ने जब ये अल्फाज सुने तो देखती रह गए। पारो की आंखों में आंसू बहने लगे, एक और वो अपनी नदामत भरी नजरों से आलिशार को देख रही थी। पारो ने जब आलिशार को जीती हुई बाजी हारते देखी तो पारो बोल उठी, आलिशार में तुमको ऐसे बेबस नहीं देख सकती, तुम कहते थे ना सबसे ज्यादा ताकतवर हो तुम, तो आज दिखाओ, आज तेरी शहजादी देखना चाहती है, दिखा दो इन जालिमों को। मेरी परवाह मत करो, मुझे ये जालिम कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने शहंशाह पे यकीन है, अगर आज तुम इन जालिमों के आगे हार मान गए तो एक हक बातिल से हार गया, मुझे पूरा यकीन है आज भी जीत सच्चाई और हक की होगी, दिखा दो इन जालिमों को। जिब्रान को ये सुनकर गुस्से में आग बगूला हो गया और जोर की चीख मारी और तलवार चला दी, लेकिन आगे से भी आलिशार था। तलवार गर्दन पर पहुंचने से पहले आंख झपक की रफ्तार से पारो और मलका फौजिया को अपने साथ उठा लिया। जिब्रान हैरानी से इधर इधर देखता रहा। आलिशार पीछे से आवाज दी, जिब्रान। आलिशार भरपूर गुस्से में देख रहा था, जैसे किसी ने आलिशार को जंजीरों से आजाद किया हो। आलिशार पूरा आग बन चुका था, आंखें आग की तरह उबल रही थी। कैसे? जिब्रान तलवार लेकर आगे बढ़ा। आलिशार ने भरपूर ताकत चीख मारी और जमीन को दोनों हाथों से उठाकर उल्टा दे मारा। महल के वो जमीन इतनी ताकत से दे मारा के तहस नहस हो गई, और ऐसे एक गद्दार और जालिम जिन अपनी अंजाम को पूछ गियब सब जो सल्तनत में आलिशार के हुमायूं ने जोर जोर से नारा मारा, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद। और मलका फौजिया ने पारो को अपने गले लगाकर प्यार किया। फिर आलिशार सबको हाथ लहराकर सलाम किया और इस दिन के बाद सब खुश खुश रहने लगे। मलका फौजिया ने शहंशाह को हिदायत दी, पारो को अपने वालिदैन के पास ले जाओ, उसका भी दिल खुल जाएगा। शहंशाह ने भी सर हम में हिलाया और कहा, जो हुक्म अम्मी जान। फिर शहंशाह शहजादी पारो को अपने वालिदैन से मिलाया, सब ने प्यार किया। आलिशार एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में गया था तो सब ने प्यार दिया और कहा, एक जालिम जिन ने पारो को अगवा किया था, पर अब घबराने की जरूरत नहीं, इस जालिम जिन को हमारे उलमा ने खत्म कर दिए। सब ने आलिशार का शुक्रिया किया और कुछ दिन मेहमानी को तौर पर पारो के वालिदैन ने आलिशार से कहा, बेटा कुछ दिन रुक जाओ, अपने हमारी बेटी की जान बचाई है, आपका एहसान तो नहीं उतार सकते, लेकिन किया हमें कुछ दिन अपनी मेहमान नवाजी का शर्फ अता करो तो हम आपके शुक्र गुजार रहेंगे। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ जरूरी काम है जो निपटाना है, फिर कभी आना हुआ तो जरूर आपका मेहमान बनूंगा, फिलहाल जाना होगा मुझे तो। पारो सबके सामने से आलिशार का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गई, क्योंकि कुछ दिन इधर नहीं रहते, अभी तो आए हैं और अभी जाने का बोल रहे, मुझे कुछ दिन इधर रुकना है, बाद में चलेगे बस। पारो अपने मुंह पर बल डालकर बोली, मुंह दूसरी तरफ फेर के। आलिशार ये देखकर पारो को चढ़ाते हुए बोले, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अपने जाने की बात कर रहा। अरे वाह शहंशाह सलामत, आप कब से अंग्रेजी बोलने लगे? क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, किया इंसानों की तरह। पारो दांतों में हंसी दबाकर बोली, क्यों नहीं बोले जी, वैसे आपकी अंग्रेजी बहुत मजे की है। मुंह पर हाथ रखकर दूसरी तरफ करके हंसी छुपाने लगे। अच्छा एक मिनट, मतलब तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर? जी बस जा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, बहुत जुल्म किया ना तुम पर, वैसे अनजाने में गलती की माफी चाहता हूँ, हो सके तो मुआफ कर देना। मुंह को नीचे करके आलिशार ने माफी की दरखास्त की। पारो ने शरारत निगाह से देखते हुए कहा, अगर मैं मुआफ ना करूँ तो और मैं करूँगी भी नहीं, जिंदगी भर सताऊंगी और तुम्हें सहना भी होगा। मेरी सजा ये है कि मेरी शरारतें जिंदगी भर सहना होगा तुम्हें और बहुत सताऊंगी, देख लेना। पारो तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन हूँ, पहले मैं अनजान था शायद तुमसे या शायद मोहब्बत से, पर अब मैं समझ गया हूँ जिसे मोहब्बत हो इसकी खुशी को अहमियत देनी चाहिए, और मैं आपकी खुशी के लिए आपसे हमेशा दूर चला जाऊंगा, और जो अनजाने में निकाह जबरदस्ती से किया था उसे भी अभी आज़ाद करता हूँ, मैं तुमको तलाक देता हूँ। जैसे तलाक का नाम आलिशार के मुंह से निकला। पारो ने आलिशार के मुंह पर अपना हाथ रखा, बंद करो ये बकवास, मुझे नहीं चाहिए तलाक, जब चाहा मेरी जिंदगी में शामिल हुए, जब चाहोगे चले जाओगे, किया मेरी कोई परवाह नहीं, तुम कौन होते हो मुझे छूने वाले, किया मेरी कोई फैलीनकस नहीं, किया मेरे पास दिल नहीं, किया मुझे किसी को चाहने का हक नहीं, जब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी तो
जबरदस्ती मेरे करीब आए मेरी जिंदगी में, और अब जब मैंने चाहती तो छोड़ दोगे। आलिशार याद रखना, अगर तुमने छोड़ने की बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और अब मेरे शौहर तुम हो और मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम जहाँ रखोगे मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, लेकिन अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पारो ने आलिशार का हाथ थामा और अपने दिल पर रख ली। देखो, अब ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। पारो इस दुनिया में रहेगी तो सिर्फ आलिशार की बीवी, नहीं तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। पारो रोने लगी, अपना मुंह नीचे करके। अच्छा, अपना मुंह इधर करो, फिर मेरी कुछ शर्तें ही मंजूर है तो मेरी मलका बिन सकती। बोलो जी, क्या शर्तें ही? बोलो, मुझे मंजूर हैं। अरे पहले सुन तो लो, फिर ये ना कहना नहीं कर सकती। आलिशार ने संजीदगी से पूछा, जी बोलो, क्या शर्तें हैं? तो सुनो, पहली शर्त, पहली औलाद मुझे बेटी चाहिए जिसकी आंखें आप पर हो, जो रोए तो इसकी नाक तुम्हारी तरह लाल हो। आलिशार ने चढ़ाते हुए अंदाज में बोला और होंठों पर हंसी को दबाते हुए, अगर मंजूर है तो बोलो। पारो तो पहले संजीदगी से देख रही थी, जब उसे लगा चढ़ा रहा है तो वो मुंह दूसरी जानिब करके हाथ को बांध कर बोली, जाओ। मैं नहीं बोली। अरे मेरी शहजादी, मजाक किया ना, मैं भला अपनी मोहब्बत को कैसे तन्हा छोड़ सकता? पहले मुझे सूरी बोलो, फिर नहीं तो कभी मुआफ नहीं करूंगी। पारो ने लाड से बोला, ओके मैडम सूरी बाबा, अब कभी तंग नहीं करूंगा, और वादा करो कभी छुड़ने की बात भी नहीं करोगे। ठीक है वादा, और हम पहले बेटा होगा, मंजूर है? ठीक है मेरी जान, मंजूर। अब गुस्सा छोड़ो भी मेरी शहजादी, मुआफ कर दूं ना, सब बातें भी अपनी मनवाई। आलिशार ने मुहसूमियत से बोला, मुंह झुकाते हुए। हा हा हा, शहंशाह सलामत, कैसे बेगम के सामने झुक रहा? पारो चढ़ाते हुए बोली। आलिशार ने तंजिया अंदाज में कहा, पारो जी, ये दिल कमीना झुकाता है, जाओ अब बात ना करो मुझसे। अरे मेरे शहजादे, मेरा शहंशाह, मेरी सर का ताज हो तुम, मेरे मिजाजी खुदा हो तुम, मेरे महबूब हो। पारो प्यार से जोर से जा गले लगी। अफ मजा आ गया, दोनों हंसने लगे। कुछ महीनों बाद पारो ने अपने वालिदैन को मनाया और फिर इंसानी रस्म रिवायत के मुतालिक शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे, और जब पारो का दिल करता था अपनी वालिदैन से मिलने आती थी, और ऐसे मीर बाबा की पेशिनगोई भी सच हुई। और फिर कहानी खत्म शुदा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। कहानी पसंद रही है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी कोई कहानी पोस्ट करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वरना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। शब बखैर।